हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए है लेक्चर नंबर 3 जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म। हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटेंसी का। 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको उधर से मिल जाएंगे। और आपसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट में देखिए, फिर सेकेंड, उसके बाद आप थर्ड पे आइए जिन्होंने अभी तक नहीं देखे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। और साथ में बता दूं ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर जाने वाला है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो एंड तक जरूर देखना और एंड में आपके लिए होमवर्क पोर्शन है उसे भी जरूर करना। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं। फेसबुक पे IG कॉमर्स क्लासेस के नाम से एक पेज है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप इधर मैसेज सेंड कीजिए। सेकेंडली हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर लीजिए। उधर आपका वीकली क्विज, टाइम टू टाइम आपका क्विज ले रहा हूं मैं, और साथ में हर एक वीडियो के बाद आपको थोड़े से रिवीजन के लिए तौर पर थोड़े क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अब टॉपिक की ओर। तो लास्ट वीडियो में हमने टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट, जितनी भी थी जिसमें आपको परेशानी आनी थी, वो मैं सारी टर्म्स आपको बता चुका हूं। अब कुछ ऐसी टर्म्स थी जो मैंने नहीं बताई। मैं मानता हूं कि एज ए लेमैन आप सब उस टर्म्स को जानते हो, जैसे प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब टर्म तो आपको मीनिंग इसका पता ही होगा, इसलिए वो टर्म्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। अब आगे हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। और साथ में ये मैं बता दूं, बड़े से स्टूडेंट कहते सर NCERT के साथ पढ़ाइए, वो स्टफ लाइए, तो उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, MCQs का डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली उधर से पढ़ाने में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ढूंढना पड़ेगा अगर मैं बुक ही पढ़ाने बैठ गया। बाकी जो मैंने अपना मटेरियल बनाया है बेस्ट है, मैं कहूंगा आप इधर से पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन जरूर लेंगे NCERT के। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस। हमने जब अकाउंटिंग करनी है कुछ एज्यूम कर करनी है, ठीक है। कुछ एज्यूम करके हम अकाउंटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक अजम्पशन हम पहले भी कर चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। एक इंसान है और एक बिजनेस है, ये दोनों अलग इंसान है, आगे मैं बताऊंगा। वो शायद से पहला ही दिख रहा है मुझे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन क्या है? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी अजम्पशन कहता है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन कहता है कि जो बिजनेस है, ठीक है, मैं बिजनेस ही लिख देता हूं इधर, जो बिजनेस है और बिजनेस मैन है, दीज टू आर डिफरेंट एंटिटी। ये दोनों अलग इंसान है। ये जो इंसान है बिजनेस, इसकी अलग अपनी पहचान है, अपनी अलग प्रॉपर्टी है। और ये जो इंसान है बिजनेसमैन, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है और अपनी अलग पहचान है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है दीज टू आर डिफरेंट थिंग। हम ये नहीं मानेंगे कि तू मेरा मालिक है तो तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस कहता है एक बारी तूने मुझे एस्टैब्लिश कर दिया, कोर्ट में तूने मेरी रजिस्ट्री करा दी, तो मैं एक अलग एंटिटी बन गया हूं। उसी कारण जो पंचायत में जिन्होंने पहले भी पढ़ चुके हैं मैं बता दूं, उसी कारण, इसी अजम्पशन के कारण हम कैपिटल की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। इसी कारण हम कैपिटल की एंट्री पास करते हैं, इसी के कारण हम ड्राइंग की एंट्री पास करते हैं, इसी अजम्पशन के कारण। अगर ये अजम्पशन नहीं होती ना तो ये ड्राइंग की एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं, इस कैपिटल की एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन तब तो एक ही इंसान माना जाता। लेकिन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है हम दोनों अलग इंसान है, इसलिए हम कैपिटल की भी एंट्री करेंगे और ड्राइंग की भी एंट्री करेंगे। होप की क्लियर होगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखे थे। अकॉर्डिंग टू दिस assumption द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट और एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, creditor, manager and other. For recording the transaction, it is the business that it is the entity and with which we are concerned. ठीक है, इसमें यही लिखा है जो मैंने आपको बताया हिंदी में। अब सेकंड अजम्पशन लेते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या है? मनी मेजरमेंट अजम्पशन।
तो मैं बता दूं, ये जो सेकंड अजम्पशन है आपकी, इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुके हैं आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जो 10 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ। उसमें क्या एक क्वेश्चन आया था, जितना मुझे याद आ रहा है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसका क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन रिसोर्स को, ये हमने अपनी पीडीएफ में भी डाला था ये क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स को किस कंसेप्ट के तहत एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस कारण हमारी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो उसका आंसर था मनी मेजरमेंट अजम्पशन। मनी मेजरमेंट अजम्पशन के कारण ही हम ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं करते। अब मैं बता देता हूं मनी मेजरमेंट अजम्पशन क्या है। मनी मेजरमेंट अजम्पशन कहता है हम सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे में मेजर की जा सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे में रिकॉर्ड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज जेफ बिजोस, जो हमारे अमेजॉन के सीईओ हैं, उनको हायर कर लिया अपनी कंपनी में। इम्पॉसिबल है, चलो इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। आपने उन्हें हायर कर लिया, अपनी कंपनी में लगा लिया, आपकी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। इतना समझदार, इतना दिमागी इंसान को आपने अपनी कंपनी में लगा लिया, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने उन्हें हायर किया, ये एंट्री आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इसे पैसे में तोल सकते हो कि जेफ बेजोस को हमने हायर किया, मार्क जुकरबर्ग को हमने अपनी टीम में हायर किया है। ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस कारण ये मनी मेजरमेंट अजम्पशन कहता है आप सिर्फ और सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग करोगे जो पैसे में मेजर की जा सकती है। अब लाइन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। द मनी मेजरमेंट अजम्पशन अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इन अकाउंटिंग एवरी वर्थ रिकॉर्डिंग इवेंट, वर्थ रिकॉर्डिंग जिसकी सिर्फ कीमत है, हैपनिंग और ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो ही आपने रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है आपने कभी भी रिकॉर्ड ऐसे नहीं करना कि बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चल गया कि मैंने 1 मंथ के बाद अपना बिजनेस क्लोज करना है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करनी कि मैं 1 महीने के बाद अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं। आपने हर एक रिकॉर्डिंग इस प्रकार करनी है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है, ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूटी अजम्पशन। इसके आपको एमसीक्यू आ सकता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन किस नाम से जाना जाता है, तो वो कॉन्टिन्यूटी अजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है। The enterprise is normally viewed as going concern that is continuing its operation for foreseeable future, मतलब चलता रहेगा। आपने ये अज्यूम करना है, ये कभी नहीं सोचना कि हम बिजनेस बंद कर देंगे, इसलिए अब इसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अजम्पशन के साथ हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अब अगली अजम्पशन क्या कह रही है, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या कहता है, जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है अकाउंटिंग पीरियड। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए हमारा इंडिया में मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड कौन सा पीरियड माना जाता है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या कहता है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एक बिजनेस की लाइफ है 10 साल की, ठीक है। आपने बिजनेस सोचा था मैंने ये 10 साल बिजनेस चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना। तो इस 10 साल को जब आपने अकाउंटेंसी करनी है, अकाउंटिंग करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, इसके लेजर बनाने हैं, इसके आपने बैलेंस शीट्स बनानी है, बैलेंस शीट, ये जो आपने अकाउंटिंग करनी है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, और इन छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। मैक्सिमम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका 1 साल ही होता है, 1 ईयर। कोई कोई इसे कंसीडर करता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक,
और जो हमारे इधर इंडिया में चलता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन कहता है कि बिजनेस, आपके जो बिजनेस की लाइफ है उसे हमने स्प्लिट अप कर दिया है इन स्मॉल पीरियोडिक इंटरवल्स, और ये जो हर एक छोटा छोटा पार्ट है, जो इंटरवल्स है, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और इसी के कारण, इसी अजम्पशन के कारण इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि हम कैपिटल रेवेन्यू नेचर की जो आपकी रिसिप्ट्स होती हैं, आपकी जो कैपिटल या रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंस होते हैं, उसे आप रिकॉर्ड कर पाते हो। इसी अजम्पशन के कारण आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप क्यों रिकॉर्ड करते हो। आपके महीने का रेंट है 10,000 रुपए, मंथ का रेंट है 10,000, साल का हो गया 12,000, सॉरी 1,20,000, ठीक है। साल का कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन आपने इस साल रेंट दिया है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। आपने रेंट क्या दिया? 1 लाख। इसी कारण जो आपने 20,000 नहीं दिया, हम उधर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, दैट इज 20,000, और आपका हो जाता है 1,20,000। ये आपको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिखाएंगे, ये मैं बस अजम्पशन के तौर पर आपको सिखा रहा हूं। इसी कारण हम आपकी जो आउटस्टैंडिंग आइटम्स है, प्रीपेड आइटम्स है, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर। किन प्रिंसिपल्स के तहत हमने अकाउंटिंग करनी है। प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको एमसीक्यू आ सकता है अकाउंटिंग इज डैश, तो मैं बता दूं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस क्यों है? इन प्रिंसिपल्स के कारण। साइंस उसी को बोला जाता है जहां पे आपके कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अगर उधर एमसीक्यू आ जाए तो आपने उधर लिख देना अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस का मैंने रीजन बता दिया है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं, और आर्ट का रीजन है अकाउंटिंग में जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अकाउंटिंग में भी ये रूल एप्लीकेबल है, उसी कारण हम इसे आर्ट भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारा पहला आ जाता है एक्रूअल कंसेप्ट, आप इसे कंसेप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? सिंपल मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करना है जब वो अक्कर करेंगे, नॉट एट द टाइम व्हेन इट इज पेड और रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हमने तो अभी पे की नहीं, हम जब पे करेंगे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग कहता है ऐसा नहीं करना। वो कहता है जब भी आपकी ये आउटस्टैंडिंग हुई है, आपकी ये ड्यू होगी, आपने पैसा नहीं दिया, इसकी रिकॉर्ड होगा। उसी कारण ये बनाया गया इसका प्रिंसिपल, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। जब वो अक्कर करेगी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दो। हमने ये नहीं सोचना जब पैसा दिया जाएगा या जब पैसा लिया जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। हमने तब रिकॉर्डिंग करनी है जब वो अक्कर करेगी। जब देने वाली बन गई है या लेने वाली बन गई है तब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वो किस कंसेप्ट के तहत हुआ? एक्रूअल कंसेप्ट के तहत। सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये मेथड कहता है आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, समझ लो, ठीक है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग में बड़े बड़े मेथड्स होते हैं वो आपने पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक आपने मेथड पकड़ लिया, डेप्रिसिएशन का कोई एक मेथड पकड़ लिया, ठीक है। अगर आपने पहले साल वो वाला मेथड का यूज किया है तो आने वाले सालों में भी आप उसी के मेथड का यूज करोगे। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करो, पहले साल मैंने मेथड ए यूज कर लिया, दूसरे साल मैंने मेथड बी यूज कर लिया, तीसरे साल मैंने मेथड सी यूज कर लिया। अकाउंटिंग कहता है जो आप अपनी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए, जो आप मेथड यूज कर रहे हो दैट शुड बी यूज until a sound reason is to be otherwise, is to do otherwise।
अगर कोई साउंड रीजन नहीं होगा तब तक आपने इसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, वो ही आपने मेथड यूज करते रहने हैं, अपना मेथड चेंज नहीं करना। इसमें बस इतना ही लिख दो, मेथड एक ही यूज करना है, मेथड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सेम ये वही कंसेप्ट है, वही प्रिंसिपल है कि हमने वैसे रिकॉर्डिंग करनी है कि हमारा बिजनेस इन गुड कंडीशन है और वो चलता रहेगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। फिर है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने सारा का सारा अकाउंट अपना डिस्क्लोज करना है। ये नहीं है कि कुछ साइड पे रख के ब्लैक मनी करनी है, वो तो इंसान की पॉलिसी पे डिपेंड है, मैं यही कहूंगा। तो ये कहता है कि सारा का सारा डिस्क्लोज करो। अगर आपकी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया है तो उसे आपने अंधेरे में नहीं रखना, वो आप पे भी डिपेंड है, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन भाई अकाउंटिंग करनी है, उसके कहने से क्या होता है। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन। मैचिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन ये कहता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को मैच करना है अपनी इनकम के साथ। लिख लो सिंपल भाषा में, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है आपने अपने एक्सपेंसेस को मैच करना है इनकम के साथ, ताकि आने वाले टाइम में जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा आप अपना प्रॉफिट पता कर सके ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, टू कंपेयर योर एक्सपेंसेस विद योर इनकम। साफ साफ एक लाइन में बोलूं तो यही लिख दीजिए, ये आपके लिए काफी है। एमसीक्यू अगर आएगा इसके रिलेटेड यही लाइन आएगी और कोई नहीं आएगी मैचिंग प्रिंसिपल के रिलेटेड। नेक्स्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कंसेप्ट है अकाउंटिंग के लिए। ये कहता है फॉर एवरी डेबिट, ये लाइन लिख लीजिए, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ये किस कंसेप्ट के तहत ये कहा गया है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट। तो ये आपका कहा गया है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के तहत। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है अगर आप डेबिट कर रहे हो 100 रुपए तो आपने क्रेडिट भी करने हैं 100 रुपए। डेबिट कर रहे हो तो 1 रुपया तो क्रेडिट भी करो 1 रुपया। वो कहता है ड्यूल एस्पेक्ट। तो इसमें आपने क्या लिखना है, ड्यूल एस्पेक्ट नोन एज ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ड्यूलिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस शुड हैव डबल एंट्री इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में उसका डबल एंट्री होना चाहिए। फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिकॉर्ड एवरी ट्रांसेक्शन अंडर 2 बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, तो ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है, आपने इस प्रकार रिकॉर्डिंग करनी है कि डेबिट भी हो और क्रेडिट भी हो। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ इतने ही थे। आगे है अब हमारा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या कहता है, अकाउंटिंग का पूरा साइकिल, वैसे आपके सिलेबस में पूरा साइकिल है, आपको टर्न बाय टर्न सिखाया जाएगा, लेकिन कुछ साइकिल इधर है स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि क्या साइकिल है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, एंड सो ऑन। तो ये देख लीजिए क्या है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल फर्स्ट है आइडेंटिफाई। पहला काम होता है हमारा ट्रांसैक्शन को पहचानना। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांसैक्शन। जो नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। सेकंड है मेजरमेंट, उसे पैसे में तोलो। थर्ड है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करो। फोर्थ है उसे आप क्लासिफाई करो, मतलब आप जिसके पास सिलेबस पड़ा हुआ है उस सिलेबस देख लीजिए, लेजर मिला होगा तो लेजर इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन। जनरल आपको दिया होगा सिलेबस में तो रिकॉर्ड इज इक्वल टू जनरल। अभी आपके सिलेबस में हमने ये डीप में पढ़ना है, ये नए पूरे टॉपिक हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिकॉर्ड का मतलब है जनरल, क्लासिफाई का मतलब है लेजर। समरी आप लगा सकते हो ट्रायल बैलेंस। आपने समरी बना ली, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। इसमें आपके ट्रायल बैलेंस के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाता है समरी में। आपने इसमें स्टेटमेंट बनाई कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, आपने उस पर समरी बनाई। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज। आपने क्या करना है, एनालाइज करना है आपकी अकाउंटिंग में आपको पिछले साल से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, आपकी जो कंपटीटर है आपका उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है।
नेक्स्ट है इंटरप्रिटेट करना, उसको प्रॉपर इंटरप्रिटेट कीजिए, उसको समझिए आपने क्या कहां पे गलती की, आप अपना किस तरीके से क्या नई पॉलिसी बनाकर नया प्रॉफिट ला सकते हो। उसके बाद है कम्युनिकेट, लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेट। जो आपके इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल यूजर्स है उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, वार्तालाप करनी है, हिंदी में बोला जाए, उन्हें बताया जाए कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, आप और पैसा लगाइए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा एंड सो ऑन। तो आपने इसे याद कैसे रखना है, IMRC, ये आपका हो गया IMRC, ठीक है। नीचे क्या आ जाता है, SAIC। अभी मैं बता देता हूं, आगे हम डिफरेंस करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। IMRC, सेकंड आपका आता है SAIC, ठीक है। I से आइडेंटिफिकेशन, M से मेजरमेंट, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफिकेशन, S से समरी, A से एनालाइज, I से इंटरप्रिटेट एंड C से कम्युनिकेट। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम कर लेते हैं इसमें डिफरेंस। बड़े से स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट तक प्रॉब्लम रही थी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो आज मैं वो डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस? स्टूडेंट्स पूछे थे सर बुक कीपिंग क्या और अकाउंटिंग क्या है? तो बुक कीपिंग है फर्स्ट स्टेप, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, और जो अकाउंटिंग है वो है सेकेंडरी स्टेज। मतलब कि सबसे पहले हम करते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम है छोटे मोटे, मतलब बुक की कॉपियां भरना और कुछ नहीं। कॉपियां उसने लिखते रहनी है, उसने जर्नल एंट्री करनी है। जो जर्नल एंट्री करेगा वो हमारा है बुक कीपर। उसका इसके लेजर बनाएगा वो है हमारा बुक कीपर, ठीक है। आप देख सकते हो तो मैंने लिखा भी है, इट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांसैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने से कंसर्न रखता है। हमने ऊपर पढ़ा IMRC, ठीक है। बुक कीपर का सिर्फ और सिर्फ काम है इधर तक, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये आपका आ गया बुक कीपर का काम। बुक कीपर के बाद काम स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग का। जब आपने कॉपियां भर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसे प्रॉपर क्लास समरी बनाई जाए, उसकी एनालाइजिंग की जाए, उसको इंटरप्रिटेट किया जाए, तो वो काम आपका आ जाता है अकाउंटिंग का। इट इज ऑफ रूटीन नेचर, इट इज एनालिटिकल नेचर, इट इज ऑफ क्लरिकल जॉब। जो बुक कीपिंग है ये आपका क्लरिकल जॉब का है, लेकिन अकाउंटिंग में आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। इसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए, इसमें आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज चाहिए, इसमें आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं चाहिए। बुक कीपिंग का सिंपल छोटा मोटा किसी को भी हल्का फुल्का सिखा दिया जाए कि कैसे जर्नल एंट्री करनी है तो वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, उसे एनालिटिकल स्किल्स उसे चाहिए। तो आपने ये चीज याद रखनी है, बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज ए सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग आपका रूटीन नेचर का है, क्लरिकल नेचर का है, एनालिटिकल आपका एनालिटिकल अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का है, और ये कुछ एनालिटिकल स्किल भी चाहता है। बुक कीपिंग में आपका आ जाता है IMRC, लेकिन अकाउंटिंग में पूरा का पूरा साइकिल आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर पूरा समा जाएगा, ये कुछ इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक अपना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से भी एक MCQ आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूं अपने एंड से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूं। मानना कि थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट आप तक ना पहुंचाना वाली बात नहीं होए, आप तक सब कुछ पहुंचे। तो क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कहता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो है सिस्टमैटिक वाइज रिकॉर्ड किए जाए। टू एसरटेन ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि हम अकाउंटिंग की मदद से पता कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ साल के एंड में, तो वो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट, आपके साल के एंड में कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी है। मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया ना, जिसके आप मालिक हो। लाइबिलिटी क्या है? जो आपकी टेंशन है। तो
आपने पता करना है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो हम किससे पता करेंगे? अकाउंटिंग का मेन मकसद वही है। टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अब आपको पता है हम इनकम टैक्स बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि आपने कितना इनकम टैक्स देना है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, जिसके घर पे रेट पड़ती है वो आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, उधर से पता किया जाएगा कि आपने टैक्स सही भरा है कि नहीं भरा, आपने कोई टैक्स की चोरी तो नहीं की। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट और फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग, ताकि फ्यूचर में आपको पता चल जाए हमने इधर गलती की थी, हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारे पास पुराना खाते पड़े हुए हैं, हमने इधर गलती की थी, अब हम नया डिसीजन बनाने में ये मदद करेगा। टू प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स फॉर डेविएशंस इन एक्चुअल, मतलब अब क्या होता है, आप इसमें क्या करते हो? एक्चुअल डेविएशंस पता करने के लिए क्या होता है इसका मीनिंग, आप इसमें बजट बना लेते हो अपने लिए, आप इसमें प्रॉपर अपने लिए रख लेते हो, टारगेट रख लेते हो कि हमने इतना प्रॉफिट बनाना है। वो क्यों? देखो आपको समझ लो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, सेकंड ईयर में प्रॉफिट आप टारगेट रखोगे कि 10 लाख का हुआ है, कोई टारगेट ये तो नहीं रखेगा कि मैंने 8 लाख का टारगेट करना है, हर कोई टारगेट करेगा कि मैं टारगेट करूं 10 के ऊपर जाऊं, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा बढ़ा लेते हो कि हाँ इस बार मैं और तरक्की करूंगा, तो 12 लाख आप रख लेते हो। तो ये आपको मदद करता है आपके डेविएशंस, आपके एक्चुअल बजट बनाने में। होप कि क्लियर होगा। आज का हमारा इतना ही था लेक्चर, आगे आपके लिए होमवर्क पोर्शन है, इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस, आप ऑप्शन पढ़ सकते हो। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, आप देख सकते हो। कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। तो इन तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो आज के लिए हम इतनी वीडियो रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में वो घर पे बैठ के लुत्फ इसका मजा उठा सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।